तो बच्चों हम लोग चेतन की स्टोरी पढ़ रहे थे और 4 तरह के बैंक अकाउंट्स होते हैं ये हम पढ़ चुके थे। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कि भाई सेविंग बैंक अकाउंट बैंक में कैसे ओपन होता है। व्हाट इज अ सेविंग अकाउंट ये तो सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बट सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कैसे होगा ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जिन बच्चों के पास भी सेविंग अकाउंट ना हो वो सो कॉल्ड कल जाके अपना सेविंग अकाउंट बैंक में खुलवा सकते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो सब लोग झटपट अपनी बुकलेट ओपन कर लें। और सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे कि भाई सेविंग अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है। तो बिफोर आई लेट यू नो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, आई वांट कि भाई आपका ज्ञान क्या है इस बारे में ये एक बार देख लूं जरा। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं और आप 4 चीजें यहाँ फिल करिए कि सेविंग अकाउंट बैंक में ओपन करवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। लेट्स स्टार्ट। तो भाई सब बच्चों को टास्क दिया गया था, सबने कंप्लीट कर लिया होगा। मैं भी लिख लेता हूँ, देखते हैं कि भाई किसने कितना काम कंप्लीट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए आपका फोटोग्राफ। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ। लिखा है लोगों ने। सर ये यस तो हम सर। गर्दन ही काट के दे यस देंगे। सर। या बैंक में सर सुना है फोटोकॉपी की मशीन होती है, वहां जाएंगे ऐसे मुंडी रखेंगे और मशीन से हमारी फोटोस्टेट मशीन से फोटो निकल आएगी। कृपया करके इतने कंजूस ना बन जाए। A4 साइज में एकदम भूत की तरह फोटो निकलेगी उसमें। इज दैट क्लियर? जो अमेरिकन भी हैं वो भी सारे के सारे निग्रो बन जाएंगे फोटोकॉपी मशीन में। तो सबसे पहले क्या चाहिए? फोटोग्राफ चाहिए। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद एक फोटो आइडेंटिटी चाहिए। सर ये कहां से आएगी? फोटो आइडेंटिटी का तो बेस्ट काम है आपका आधार आधार कार्ड। कार्ड। आधार कार्ड। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपका एड्रेस एड्रेस। आइडेंटिटी चाहिए। ये पुराने जमाने में जब आधार कार्ड नहीं होता था लोगों के पास, आधार कार्ड तो अभी 10-15 साल पहले आए हैं, उसके पहले तो थे नहीं। तो उसके पहले क्या चलता था? उसके पहले राशन कार्ड चलता था। उसमें आपके पूरे फैमिली मेंबर्स का नाम होता था, एड्रेस भी होता था। या इलेक्ट्रिक बिल दे दीजिए अगर आपके नाम पे इलेक्ट्रिक बिल आता है। या टेलीफोन कनेक्शन अगर घर में आपके नाम का है तो टेलीफोन का बिल भी चल जाएगा। मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका नाम हो एज वेल एज आपका एड्रेस भी हो। एड्रेस। तो आजकल ये काम आधार कर आधार। देते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? देयर आफ्टर अगर आप माइनर नहीं हैं तो आपका पैन कार्ड। परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है? उसकी आइडेंटिटी इज पैन कार्ड। उसकी आइडेंटिटी क्या है? पैन पैन कार्ड। कार्ड। बट अगर आप माइनर है तो क्या होगा? तो पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, फिर आपके पेरेंट्स का डिक्लेरेशन लग जाएगा एक वहां पे। एक बैंक फॉर्म दे देगा, उस पे पेरेंट्स साइन करके दे देंगे कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपके लिए सबमिट किए हैं वो एकदम सही है। हाँ तो पेरेंट्स कंसेंट बात ठीक लिखी है आपने, गलत नहीं लिखा है। बट वो उस केस में चाहिए होगा जहां पे आप 18 साल से कम के हैं। और सर 18 से ऊपर के हैं तो कुछ बैंक्स आपका सेविंग अकाउंट खोल देंगे। बट जब आप ट्रांजैक्शन करने जाएंगे लेटर से 50,000 रुपए से ऊपर का, तो वो उस ट्रांजैक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि भाई हम ये अलाउ नहीं करेंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। और एक बैंक आपसे फॉर्म भरवाएगा जिसको बोलते हैं नो योर क्लाइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? नो योर क्लाइंट फॉर्म। KFC मत लिखिएगा, KYC बोलते हैं। और अगर 6 महीने से ज्यादा आपने अपने बैंक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो बैंक कहेगा भैया फिर से जरा अपना आधार और पैन ले आओ और एक फॉर्म पे साइन कर दो कि ये क्लियर हो जाए कि आप जिंदा थे, आप निपटे नहीं है। तो इसको बोलते हैं डोरमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? डोरमेंट अकाउंट। आपका स्लीप मोड में चला गया है तो उसको एक्टिवेट कराने के लिए आपको अपनी KYC को रिन्यूअल कराना पड़ता है 6 महीने अगर इनएक्टिव अकाउंट है आपका तो। और ये इनएक्टिवनेस कैसे प्रूव होती है? डिपॉजिट तो हो रहा है पैसा बट विड्रॉ नहीं हो रहा तो भी अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी, कभी क्विज वगैरह में फ्लॉप ना हो जाए। अकाउंट में एक्टिव तब माना जाता है अकाउंट को जब उसमें विड्रॉल हो रहा हो। क्या हो रहा हो? विड्रॉल। ड्रॉ। तो बैंक कहेगा भैया अपना कागज फिर से जमा कर दो और 100 रुपए निकाल लो, इससे क्लियर हो जाए कि भाई एक्टिव अकाउंट है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो कभी भी आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना हो बच्चों तो इन चीजों को अपने पास तैयार रखिएगा। तो जिनका पैन कार्ड नहीं है वो पैन कार्ड चाहे तो बनवा सकते हैं। पैन कार्ड की उम्र 18 साल की जरूरत नहीं है। पैदा होने से लेकर मरने के एक दिन पहले तक पैन कार्ड बन सकता है किसी का भी। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? बट अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो जहां पे पैन कार्ड में आपने अपने पापा की फोटो देखी होगी, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो वहां पे माइनर शब्द लिखा होगा। क्या लिखा होगा? माइनर शब्द लिखा होगा। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड भाई? समझ में आ गया? चलिए तो ये सारी बातें लिख ली सबने। अब अपने मोहल्ले में, जैसे मैं हर संडे को बोलता हूँ आपको फिनेंशियल लिटरेसी लेक्चर में, एक MBA वाले भैया को पकड़िएगा और उनसे पूछिएगा उस सेविंग अकाउंट खुलवाना है, जरा बताइए क्या क्या कागज लगेगा। कहना चलो बढ़ो यहाँ से, यही जवाब निकलेगा। इज दैट क्लियर? तो हमारे देश में लड़का MBA कर लेता है, लड़की MBA भी कर लेती है, बट उसको समझ में आता ही नहीं कि पढ़ाई लिखाई चल क्या रही है एक्चुअली में। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड।
इसीलिए आईआईटियंस भी काफी हद तक आज खाली घूम रहे हैं, और 2-4 साल रुक जाइए, आईएएम वाले भी खाली ही घूमने लग जाएंगे, बिकॉज जो नॉलेज मार्केट में रिक्वायर्ड है वो उनके पास है ही नहीं। ओके, तो अब बीटेक कंप्यूटर साइंस का जमाना कहा, अब बीटेक डेटा साइंस का जमाना है। चलते हैं आगे। पैन नंबर क्या होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका रजिस्ट्रेशन एक आइडेंटिटी से प्रूव होता है, उस आइडेंटिटी पे एक नंबर एलोकेट होता है जिसको क्या बोलते हैं? पैन नंबर। खोपड़े में बात गई। अब मान लीजिए देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज मिस्टर मुकेश अंबानी, तो इनका पैन नंबर मेरे को तो नहीं पता, बट इनका पैन नंबर अगर होता तो कैसे होता? कुछ ऐसा होता, ADMPA1468C। सर ये क्या मतलब है? अब ये मतलब बड़ा ही आसान है। सबसे पहले जो आपको 3 अल्फाबेट्स नजर आते हैं बच्चों, ये ट्रिपल ए से लेकर जाते हैं ट्रिपल जेड तक, ट्रिपल ए से ट्रिपल जेड तक। तो सर ये सीरीज कैसे डिफाइन होती है? मान लीजिए हर सीरीज में हमने सोचा कि हम 10,000 पैन कार्ड इशू करेंगे। जैसे व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है व्हीकल्स का, जैसे उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में हर जगह यूपी नजर आएगा, प्रयागराज है तो 70, लखनऊ में 32 भी मिलेगा और 33 भी मिलेगा। सर ऐसा क्यों? लखनऊ में 2 रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस है जगह के हिसाब से बेसिकली, दिल्ली में तो 4-5 होंगे, इसीलिए दिल्ली की गाड़ियों में DL1A DL2C ऐसे नजर आता है ना आपको, तो यही रीजन होता है। कानपुर का व्हीकल है तो यूपी 78 नजर आ जाएगा, कहीं पे अयोध्या साइड का व्हीकल है तो यूपी 42 43 नजर आएगा। तो हर सो कॉल्ड UP42AB 9,999 व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन होता है। तो मान लीजिए ट्रिपल ए की सीरीज है और यहाँ पे 9,999 पैन कार्ड बनाए जाएंगे। जैसे ही खत्म हो जाए तो क्या आ जाएगा? AA, फिर AAC, तो ये किसी दिन AAZ तक पहुंच जाएगा, फिर रहेगा ABA ABC लाइकवाइज, और ये कहां तक चलेगा? ट्रिपल जेड तक। सर मान लीजिए सारी सीरीज भर गई, तो ये सारी सीरीज उस दिन भरेगी जिस दिन कम से कम 100 करोड़ पैन कार्ड बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो सोचिए 3 और 3 कितना हो गया? 9, 3 3 9, और 9,999, 9 4 36, 36 जीरोस लगा दीजिए किसी नंबर पे, किसी नंबर पे कितने जीरोस लगा दीजिए? 1 2 3 बनाते जाइए, तो कितने करोड़ होंगे? तो सर मेरे को लग रहा है कि इंडिया के अंदर सारे दुनिया के पैन कार्ड बन जाएंगे इसमें। उसके बाद ये जो आपको लेटर P नजर आ रहा है बच्चों, नजर आया? यस सर। उसके बाद आपको लेटर A नजर आ रहा है। ये लेटर A क्या होता है? आपके सर नेम का फर्स्ट लेटर होता है। क्या होता है? सर नेम का फर्स्ट लेटर। सर किसी का नाम मान लिया मुकेश कुमार अंबानी है, हाँ तो अंबानी का ही A रहेगा वहां पे। तो जाके आज घर पे अपने पापा का पैन कार्ड चेक करिएगा, और अगर आपके सरनेम में अग्रवाल आता है तो A होगा, श्रीवास्तव आता है तो S होगा, मिश्रा आता है तो M होगा, त्रिपाठी आता है तो T होगा, मल्होत्रा आता है तो M होगा। खोपड़े में बात गई? तो जो भी आपका सरनेम होता है उसका फर्स्ट लेटर डिजिट से पहले आपको नजर आ जाएगा, जहां से डिजिट स्टार्ट होते हैं। सर ये नहीं बताया आपने P। P इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एन इंडिविजुअल। अगर एक इंडिविजुअल इंसान है तो P होगा, अगर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो इट वुड बी समथिंग एल्स, पार्टनरशिप फर्म है तो इट वुड बी समथिंग एल्स, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो इट वुड बी समथिंग एल्स, अगर कोई स्कूल है तो इट वुड बी समथिंग एल्स। तो P स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल पर्संस। जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो इट कुड बी J फॉर एग्जांपल, पार्टनरशिप है तो S भी हो सकता है। उसके लिए आपको इनकम टैक्स की किताब खोल के देखनी पड़ेगी। फंडामेंटल्स अंडरस्टूड? और सर उसके बाद के ये जो 4 धमाकेदार लेटर्स हैं, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे आपका स्कूल में रोल नंबर होता है बच्चों, क्लास में अगर 70 बच्चे हैं तो 01 पहला रोल नंबर होगा और 70 आखिरी। तो ये 9,999 तक की सीरीज चलेगी। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? और सर लास्ट में C क्या है? इट इज कॉल्ड एज चेक अल्फाबेट। जैसे आपका सो कॉल्ड होता है बच्चों ATM कार्ड, देखा होगा आपने, एक यस CVV सर। नंबर होता है, किसी को बताइएगा तो पैसा पार हो जाएगा। उसमें जो लास्ट वाला डिजिट होता है ना, उसको चेक डिजिट बोलते हैं सिक्योरिटी रीजंस के लिए। तो इस तरह से पैन कार्ड पूरा का पूरा डिवाइडेड होता है। आजकल तो वी हैव कंप्यूटर वेबसाइट्स जहां से पता लग जाता है कि जो इंसान बैंक में आता है पैन कार्ड अपना देता है, फेक पैन कार्ड है कि ओरिजिनल। बट जिस जमाने में ऐसा नहीं था, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी फाइनेंस सेक्टर के एम्प्लॉइज को कि कैसे आपको पहचानना है।
कोई अगर कह रहा है कि मेरी जॉइंट स्टॉक कंपनी है और मेरे को उसका बैंक में करंट अकाउंट खुलवाना है और पैन कार्ड में पी लिखा है, समझ जाइए वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि पी सिर्फ इंडिविजुअल के केस में हो सकता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में नहीं है। ये तीन तो पकड़ना नामुमकिन है। ये जो ए है, दिस इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सरनेम। पता लगा सरनेम है दुबे जी और यहाँ पे सी लिखा हुआ है चौबे जी, तो ये गड़बड़ी कर दी उसने। तो ये फ्रॉड एक्टिविटीज उस जमाने में हुआ करती थी, अब कम जरूरत पड़ती है, बट अगेन इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटेलिजेंस। आप अपने एमबीए वाले भैया से इसको पूछ सकते हैं कि भाई पैन कार्ड में ये जो डिजिट के पहले ए या पी या एम जो भी लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो लेट्स सी आंसर आ पाता है कि नहीं, ये बाइफरकेशन लोग नोट कर लें। यस सर। चलते हैं आगे बच्चों, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो सेविंग अकाउंट का ये होता है बच्चों एक फॉर्म। मेरे बैंक का नाम यहाँ पे पॉकेट मनी बैंक है, ब्रांच लिख देते हैं न्यू दिल्ली कनॉट प्लेस, डेट आज की डाल दीजिए 11 अगस्त 2024। उसके बाद आप अकाउंट में नाम किसका लिखेंगे, मतलब सर यू कैन हैव एट मैक्स 3 people इन 1 अकाउंट। सर व्हाई नॉट मोर देन 3? ये बैंक की किताब में कहीं लिखा नहीं कि 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, बट चेक पे जो साइनिंग अथॉरिटी होती है वो मैक्सिमम 3 की ही हो सकती है, क्योंकि चेक कोई चार्ट पेपर नहीं होता है। तो व्हाट आई हैव प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड इन द बैंक, वो 3 से ज्यादा पे थोड़ा सा डिनाई करते हैं। नहीं, चौथे आदमी का नाम बहुत जरूरी है। छोटा भाई क्या करेगा, छोटे भाई को बना दो नॉमिनी। क्या बना दो छोटे भाई को? नॉमिनी। तो कृपया करके इसको झटपट लिख लें। बच्चों सेविंग अकाउंट या कोई भी अकाउंट मल्टीपल लोगों के नाम पे खुल सकता है। साइनिंग अथॉरिटी एक की भी हो सकती है, सबकी भी हो सकती है। दुनिया जहान में पैसा आपके अकाउंट में कोई भी जमा कराएगा, बट पैसा निकालेगा कौन, इस केस में आपको बैंक को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। और वो इंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट डिपॉजिटर। सबसे पहले किसका नाम होगा? सर क्या फर्क पड़ता है, साइन तीनों करिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 2 लोग हैं दोनों करिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट जिस इंसान का पहला नाम होगा चिल्ड्रन, सारा का सारा टैक्स ऑब्लिगेशन उसी इंसान का होगा। कहने का मतलब, अगर आपका घर आपके पापा और आपकी मम्मी के नाम पे रजिस्टर्ड है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पे नाम किसका लिखा है, अगर घर किराए पे है तो रेंटल इनकम उसी इंसान की मानी जाएगी और टैक्स भारत सरकार को वही इंसान देगा। सेकंड पर्सन से टैक्स ऑब्लिगेशन से मतलब नहीं है। अगर आपके पापा मम्मी ने बैंक में एक कॉमन अकाउंट खुलवाया सेविंग अकाउंट, और मम्मी का नाम फर्स्ट है और पापा का सेकंड है, तो बैंक की जो इंटरेस्ट इनकम होगी उस पर टैक्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी की होगी बच्चों, पापा की नहीं होगी। तो पढ़े में बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई? नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई? तो फर्स्ट पर्सन की ही हमेशा जिम्मेदारी रहती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये कल को आपको काम आएंगी जब आप किसी इंटरव्यू वगैरह में बैठेंगे, इंटरव्यू देने में भी और इंटरव्यू लेने में भी। मान लीजिए किसी कंपनी के बन गए आप एचआर हेड, ह्यूमन रिसोर्स हेड, और आपको बोला कि भाई आपको रिक्रूटमेंट करना है। जब आप काफी पुराने इंप्लॉय हो जाते हैं कंपनी और ऑल में, तो आपका वो बेसिक काम जिसके लिए नौकरी मिली थी वो तो खत्म हो जाता है, आप कंपनी ये सब काम निपटाते हैं क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं। तो वहां पे जब आपको कभी मौका लगे आईएएम में कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेने के लिए, पता लगा कोई एमबीए फाइनेंस आपको मिल गया, या आप बन गए कल को एक आईएएस ऑफिसर और आपको इंटरव्यू बोर्ड में बैठा दिया गया, आप इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं या उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो भाई ये सब चीजें आपको उनको बतानी पड़ेगी कि आईटी वाला जब रेड मारने कहीं जाएगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि हमको किसको सम्मन या नोटिस इशू करना है। और आपने पता लगा डपोर संघ की तरह सेकंड होल्डर के नाम पे नोटिस निकाल दिया, कहेगा बहले होगा एकदम से। समझ में आ गई बात? मेरा एक बार वास्ता ऐसा ही इनकम टैक्स ऑफिसर से पढ़ चुका है, पुरानी बात है, जमाना था जब इनकम टैक्स का काम फेसलेस नहीं होता था जैसे आज होता है, तो इंस्पेक्टर्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बुलवा लेते थे। तो वंस अपॉन अ टाइम इट हैपेंड कि मेरे पापा के ऑफिस में एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आए, कह रहे वो आपकी रिटर्न में ये प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनको घूस चाहिए थी एक्चुअली में, कह रहे वो आपने रसीद लगाई है इंश्योरेंस की, ये आपने जो रसीद लगाई है ये कंप्यूटराइज क्यों नहीं है। और उस जमाने में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जब प्रीमियम पहला जमा होता था तो रसीद हैंड रिटन मिलती थी, उसके बाद फिर कंप्यूटराइज मिलती थी। खोपड़े में बात गई। तो पापा ने कंप्यूटराइज रसीद भी लगा दी, हैंड रिटन भी लगा दी। कह रहे आपने एक ही प्रीमियम को 2-2 बार अपनी इनकम में डिडक्ट किया। पापन का दिखाइए। कह रहे नहीं देखिए 2 रसीद आपने साथ में लगाई है। पापन का 2 रसीद एविडेंस के लिए लगाई है कि पहली बार जो मिली थी वो हैंड रिटन थी और जो दूसरी है वो कंप्यूटराइज्ड है। आप हमारा आईटीआर देखिए, हमने डिडक्शन एक ही बार क्लेम किया, 2 बार क्लेम। अच्छा वो हमको लगा कि ऐसा था, कह रहा वहां है तो फिर कुछ खोपड़े में बात गई कि नहीं गई। तो ये बड़े कर्मकांड होते थे उस जमाने में। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने डिसाइड किया कि जितने भी लोगों की इनकम अप टू ₹10 लाख है वो डरते हैं बेसिकली इनकम टैक्स के नाम पे
तो वी विल हैव फेसलेस असेसमेंट, ऑनलाइन डिजिटली सारा काम होगा, ना आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को देखेंगे ना वो आपको दिखेगा। व्हेन देयर इज सम प्रॉब्लम्स, ईमेल वगैरह सब ऑनलाइन ही चलेगा, कोई भी हम आपको ऑफिस में कॉल नहीं करेंगे। कुछ ऐसी प्रॉब्लम अगर फंस गई तो विद द परमिशन ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स आपको नोटिस इशू किया जाएगा। ये जो वार्ड इंस्पेक्टर वगैरह मोहल्ले में घूमते थे, इन सब की दुकानदारी अब बंद कर दी सरकार ने। लॉजिक समझ में आ गया? नहीं तो लोग बड़ा डरते थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। खैर, ये फर्स्ट होल्डर की कहानी सबको समझ में आ गई? यस सर। ये आगे बच्चों। Sir. सो यहाँ पे बच्चों एक और आपको लॉजिक नजर आएगा लिखा हुआ, पैन नंबर। ये सर क्या होता है? ये तो मैंने आपको बता दिया, बट इन मेनी केसेस लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता। आजकल तो काफी होता था, पहले नहीं होता था। तो बैंक कहता है कोई बात नहीं, आप एक फॉर्म 60 भर दीजिए, और इस फॉर्म 60 में आपको ये लिखना है कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, क्योंकि मेरी इनकम इतनी है ही नहीं दैट आई एम बीइंग असेस्ड टू टैक्स। तो बैंक कहेगा ठीक है, हम आपका अकाउंट खोल देंगे। या आप बैंक को ऐसा बोल रहे हैं कि भाई मेरी जो इनकम है उस पर टैक्स मैं खुद दूंगा, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। तो अगर पैन कार्ड नहीं है बच्चों तो फॉर्म 60 आप सबमिट कर सकते हैं, कुछ होता नहीं है। ये फॉर्म 60 एक डिक्लेरेशन है, बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हैं भाई सो एंड सो पर्सन का बैंक अकाउंट हम यहाँ पे खोल रहे हैं, इसके पास पैन कार्ड नहीं है क्योंकि इसने दो बातें बताई हैं, ईदर हिज इनकम इज वेरी लेस और व्हाटसोएवर इज हिज इनकम ही हिमसेल्फ और शी हरसेल्फ हैज टेकन द रिस्पांसिबिलिटी टू पे द टैक्स। तो भैया हम रिलीव्ड है, हमने कोई चोरी चकारी नहीं की है। आजकल इन्हीं सब बातों को हम केवाईसी बोलने लग गए, नो योर क्लाइंट। ऐसा तो नहीं कोई ओसामा बिन लादेन खाता खोल लिया, वहां से पैसा आया मेरे खाते में, रिप्रेजेंटिंग की फाइनेंशियल लिटरेसी क्लासेस की फीस है, और वो उस पैसे से बम खरीदा जा रहा है, जिसको आप मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग भी बोलते हैं। इसलिए ये केवाईसी होना बहुत जरूरी है। अगर आप बैंक के एम्प्लॉई हैं और आप उसी बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं तो आप एक आईडी का नंबर होगा, वो यहाँ पे भरा जाएगा। और अगर आप बैंक एम्प्लॉय नहीं है तो आपको क्या लिखना है? ना 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 रे, नॉट एप्लीकेबल। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सर माइनर है तो क्या करना है? माइनर कौन होता है पता है? 18 साल से कम वाले लोग। सर ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा, सॉरी। हमारे देश में इसका एक कानून है बच्चों। क्या है वो कानून? लॉ ऑफ मेजॉरिटी एक्ट। सर इतनी छोटी बात के लिए कानून? छींकने के लिए भी डेमोक्रेसी में कानून होता है। कैसे छींकना? बस हो गया, ज्यादा बदतमीजी सीखना नहीं है। इसलिए तो कहते हैं डेमोक्रेसी है ये, हर चीज के लिए कानून है, चाहे 5 पन्ने का कानून है होगा। इज दैट क्लियर? तो लॉ ऑफ मेजॉरिटी एक्ट बोलता है पहले कि भाई 18 साल की एज जब आपकी हो जाएगी देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड एज अ मेजर पर्सन। जब से ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आ गया है, कुछ लोग कर्मकांड करने लग गए हैं, तो माइनर की एज 16 से कम मानी गई है, 16 साल वाले को मेजर माना गया है। और अगर प्रॉपर्टी किसी के संरक्षण में है आपकी, आपके पापा मम्मी प्रॉपर्टी का केयरटेकर मेरे को बना गए और यूएस निकल लिए और कह रहे हैं वहां पे माहौल ठीक है नहीं आपके लिए, तो अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लो फिर तुमको बुला लेंगे, तब तक आपका पालन पोषण मैं कर रहा हूं। ऐसा रियलिटी में नहीं है, सिर्फ बताया जा रहा है। पता लगा कल बोले सर वो 2 लाख रुपए पॉकेट मनी दे दीजिए, आपने बताया था पापा मम्मी ने केयरटेकर आपको बनाया है। इस केस में आप अपनी प्रॉपर्टी को तब तक नहीं बेच पाएंगे या किराए पे दे पाएंगे जब तक आपकी उम्र 21 साल नहीं हो जाती। तो केयर टेकर के अंडर में अगर प्रॉपर्टी है किसी बच्चे की तो उसको मेजर कब माना जाता है? 21 साल की उम्र में। तो माइनर के केस में यहाँ नाम होगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन का नाम, और यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का पापा का नाम है हमारे तो लिखना पड़ेगा फादर, मम्मी का नाम होगा तो मदर, बस। और किसी का गार्जियनशिप नहीं चलता इफ द पेरेंट्स आर अलाइव। समझ में आ गया? ज्वाइंट अकाउंट अगर है तो यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा कि भाई आप किसके साथ अपना अकाउंट ऑपरेट करेंगे। इसके लिए मैं आपको अपना आधार वगैरह सब दे दूंगा, तो मिलकर ऑपरेट कर लिया जाएगा। आप छोटे बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं, पता लगा कोई पैसा ऐसा निकाल लिया तो नुकसान हो गया, समझ में आ गया? तो मेरे पास एटीएम कार्ड और सब रहेगा, आई हैव फुल अथॉरिटी टू विड्रॉ मनी, यू विल हैव द अथॉरिटी टू डिपॉजिट मनी। ओके सर, ये सेवरल या ज्वाइंट क्या है? सेवरल मतलब जितने लोगों का नाम है सो कॉल्ड अलग अलग भी ऑपरेट कर सकते हैं और एक साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर ज्वाइंटली है, 3 लोगों का नाम है बट सिर्फ पहले और तीसरे पर्सन को राइट दिया जा रहा है पैसा विड्रॉ करने का, तो ये आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि सब लोग ऑपरेट कर सकते हैं, कुछ लोग ऑपरेट कर सकते हैं, या हम ही हम हैं बाकी सब चीनी कम है। समझ में आ गई बातें? खोपड़े में बात गई? तो जब आप बैंक में एम्प्लॉय बनेंगे कल को, ट्रेनिंग में आपको यही सब बताया जाता है बेसिकली,
और आप वहां गएंगे, इन सबकी ट्रेनिंग कराई मेरे को सब आता है, और अगर उनको विश्वास ना हो ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? एवरीबडी अपडेटेड दिस? Yes, sir. Yes, sir. Operating instructions, either or survivor, any one of the account holders can operate the account if the account is jointly in the name of Mr. A, Mr. B and Mr. C. तीनों में से कोई भी बैंक में मनी विड्रॉ कर सकता है। सर डिपॉजिट, अरे डिपॉजिट तो काला चोर भी कर सकता है, कोई समस्या की बात नहीं है। अकाउंट ऑपरेट करने का मतलब बेसिकली विड्रॉल से होता है। ओके, जमा तो कोई भी कर दे, मैं भी कर दूं, कोई भी कर देगा, बट पैसा निकाल कौन सकता है? इनमें से कोई भी। तो ईदर और सर्वाइवर का मतलब एनीबडी अमंग दोस्त। सर्वाइवर शब्द का मतलब क्यों यूज किया गया है? बाई चांस ए और सी मर गया तो कौन ऑपरेट करेगा? बी। सब अगर जिंदा है तो तीनों में से कोई भी एक। बट अगर आपने बोला नहीं ज्वाइंट ऑपरेशन है, तो ए बी सी तीनों का जब तक सिग्नेचर नहीं होगा बच्चों चेक पे, तब तक बैंक से एक फूटी कौड़ी भी नहीं निकलेगी। तो आपने एंड और में डिफरेंस तो अंग्रेजी में पढ़ा होगा। तो ईदर और सर्वाइवर का मतलब एनीबडी कैन ऑपरेट द अकाउंट, ज्वाइंटली का मतलब तीनों या कोई दो मल्टीपल पार्टीज। तो अगर आपने बैंक को बोला कि भाई ए बी सी तीनों का साइन होगा तभी पैसा देना, वरना मत देना, पता लगा ए और बी ने साइन किया, सी ने किया ही नहीं, बैंक इस चेक को ऑनर नहीं करेगा। ए और सी ने साइन कर दिया, बी ने नहीं किया, बैंक इस चेक को ऑनर नहीं करेगा। तीनों का सिग्नेचर है तब जाके बैंक इस चेक को ऑनर कर देगा। इज दैट क्लियर? देयर आफ्टर इट इज सेड, अगर भविष्य में इन फ्यूचर ए बी सी तीनों टैया हो गए, निपट गए, गेम ओवर हो गया, हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई, मर गए मतलब, तो पैसा किसको मिलेगा? यहां पे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको। आपने बोला एक मिस्टर संकट मोचन है, उनको दे देना। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज अ पर्सन एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ अ नॉमिनी। कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, मतलब सर दिस नॉमिनी इज द लीगल हेयर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ए के बेटे का नाम एक्स था, बी की बेटी का नाम वाई था, और सी के बेटे का नाम जेड था। तो लीगल हेयर एक्स वाई जेड होंगे, बट नॉमिनी किसको बनाया? संकट मोचन को। तो नॉमिनी को पैसा कभी नहीं मिलता। नॉमिनी को पैसा तभी मिलेगा बैंक अकाउंट से अगर वो लीगल हेयर है तो नॉमिनी में और लीगल हेयर में बच्चों फर्क होता है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, काफी लोग इसको जानते नहीं है। तो नॉमिनी आप ओसामा बिन लादेन को ही बना सकते हैं अपने अकाउंट का, बट वो आपका लीगल हेयर होगा, डिपेंड करता है कि ये चाहते हैं कि नहीं। तो अगर ए बी सी तीनों टैया हो गए, बीवियां इनकी पहले ही छोड़ के भाग चुकी थी, त्रस्त थी इनकी एकदम, कोई संडे अंडे घुमाते नहीं थे अपनी वाइफ को। ओके, तो ये बच्चे कह रहे हैं नाम पापा के साथ रहेंगे ना मम्मी के साथ रहेंगे, हम सर के साथ रहेंगे। तो अभी तो ये माइनर है तीनों के तीनों। कोर्ट कहेगा तीनों के पिताजी तो टैया हो लिए, माताएं चली गई भाग गई, एक यूएस चली गई, एक यूके चली गई, एक चाइना चली गई। अब तीनों लोग मिलकर बांग्लादेश जाएंगी कि वहां प्रेसिडेंट की वैकेंसी निकली है। तो अब ये तीनों बच्चे माइनर हैं, जब तक इनकी उम्र 21 साल नहीं हो जाएगी, आई एम द केयर टेकर, आई एम द नॉमिनी, बट सॉरी आई एम नॉट द लीगल हेयर। तो कृपया करके नॉमिनी को और लीगल हेयर को एक जैसा ना समझ ले, दोनों फर्क होता है। लीगल हेयर कैन बी द नॉमिनी, बट नॉमिनी कैन नॉट बी द लीगल हेयर। लीगल हेयर साबित करने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तो आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए टैया हुए इंसान के साथ, जो निपट गया आपका उसके साथ ब्लड रिलेशन होना चाहिए, या उसने आपको लीगली अपना नॉमिनी डिक्लेयर या अपना हेयर डिक्लेयर किया। 99% केसेस में बच्चों हम नॉमिनी उसी को बनाते हैं जिसका हमारे साथ कोई रिश्ता हो। तो अगर मैंने अपने बेटे को अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी बना दिया और मैं निकल लिया हरिद्वार की यात्रा में, नहीं सीधे भगवान ने बुला लिया, आओ बहुत हो चुका, बस बहुत कमा चुके, बहुत पढ़ा चुके, अब बस खत्म, औरों को भी कुछ करने दो दुनिया में। तो यहाँ पे पैसे मेरी वाइफ को मिलेंगे, मेरे बेटे को नहीं मिलेंगे। बट सर नॉमिनी तो आपको बेटा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लीगल हेयर पहले स्पाउस माना जाता है, कौन या मानी जाती है? हस्बैंड के केस में स्पाउस इज वाइफ, और वाइफ के केस में स्पाउस इज हस्बैंड। अच्छा, तो पहले मम्मी को निपटाना पड़ेगा, तब प्रॉपर्टी मिलेगी हमको। जो लोग हंस रहे हैं, आज मैं उनकी मम्मी लोग को फोन कर दूंगा, बच के रहिएगा, ये खतरनाक औलादे हैं एकदम। समझ में आ गई बात? तो आज तक बच्चे यही सोचते होंगे कि नॉमिनी और लीगल हेयर दोनों एक होता है, ये जरूरी नहीं है।
नॉमिनी के पास आपकी प्रॉपर्टी में राइट रखने का कोई भी राइट होता ही नहीं है। किसके पास होता है? लीगल हेयर के पास होता है। इज दैट क्लियर? तो नॉमिनी इज प्रैक्टिकली अ पर्सन हु कैन बी कॉन्टैक्टेड फॉर एनी फर्दर प्रोसीडिंग्स व्हेन दीज पीपल बिकम वेरी लेस, मतलब दे आर नो मोर। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? हाँ बोलिए। आप नॉमिनी का नाम अपने जिंदा रहते तक चेंज करा सकते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, अपने सारे बैंक अकाउंट से मेरा नाम लगवा दीजिए। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए भाई इसको लिख लें जरा लोग। उसके बाद सबको समझ में आ गई कहानी भाई? चलो तो बच्चों आगे आते हैं। बैंक में जब आपको मनी जमा करना होता है तो क्या आप पैसा लेके जाते हैं और डिब्बा खोलते हैं, उसके अंदर पैसा डालते हैं, ताला लगाते हैं और चाबी घर ले आते हैं? ऐसा नहीं होता। आप बैंक को जब मनी देते हैं तो आपको बैंक को एक डॉक्यूमेंट फिल करके देना पड़ता है। आप अगर बैंक में चेक भी जमा करा रहे हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। एंड चिल्ड्रन दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज पे इन स्लिप। क्या बोलते हैं? पे इन स्लिप। दिस पार्ट ऑफ द पे इन स्लिप shall be retained by the bank, and this part will be retained by the depositor. इस पार्ट को हम बेसिकली काउंटर फॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटर फॉइल। और ये बीच में परफोरेटिंग होती है। परफोरेटिंग का मतलब समझते हैं? वो डॉट 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 होता है ताकि इजिली टेयर हो जाए। पहले थोड़ा गरीबों वाला परफोरेटिंग होता था, छेदा छेदा होता था। आजकल बड़ी स्टाइल्ड परफोरेटिंग रहती है। आप हल्का सा मोड़िए और उसको फाड़ लीजिए। सो चिल्ड्रन हियर यू फिल द डेट, कौन सी ब्रांच है आपकी, आपका नाम, अकाउंट नंबर। चेक जमा किया तो यहाँ चेक का नंबर रहेगा और यहाँ पे उसकी वैल्यू। कैश जमा किया तो यहाँ कैश लिख दीजिए 2 करोड़ रुपए। यहाँ पे आपका नाम, या अगर मेरे अकाउंट में जमा कर रहे हैं तो मेरा नाम और मेरा अकाउंट नंबर। सौरभ सर ना लिख दीजिएगा, वहां सर के नाम से अकाउंट नहीं होता है। ओके, यहाँ पे टोटल 500 करोड़ और यहाँ पे अपना सिग्नेचर। फिर अगेन बच्चों डेट, ब्रांच, आप सेविंग बैंक में जमा कर रहे हैं पैसा या किसी और अकाउंट में जमा कर रहे हैं, आपको टिक करना पड़ेगा। नाम बच्चों, किसके अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है? उस इंसान का, मतलब मेरा अकाउंट नंबर। चेक है तो यहाँ पे चेक का नंबर, किस ब्रांच से वो चेक आई है। कैश जमा कर रहे हैं 100 रुपए वाली कितनी नोट, 500 वाली, 1000 वाली, 2000 वाली, ये यहाँ मेंशन करना पड़ता है। सिक्के वगैरह है तो भी मेंशन करना पड़ता है। साइन करेंगे, टोटल कर देंगे। दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? समझ में आ गया? तो बैंक वाले इस पार्ट को अपने पास रखेंगे और ये उनके पास 3 महीने तक जनरली रिटेन रहता है, ताकि कोई गड़बड़ी अगर हो जाए, बैंक को पता लग जाए कि हमने गलत पैसे जमा कर दिए, तो बैंक बोलेगा देखो तुम्ही ने तो यहाँ पे नाम लिखा था, तुम्ही ने तो अकाउंट नंबर लिखा था, हमारी कोई गलती नहीं। फंडामेंटल इज क्लियर? बट अब बच्चों ये सब हिस्ट्री हो चुका है। आजकल तो गूगल और यूपीआई वगैरह चलने लग गया है, तो पेन स्लिप जैसी चीजें प्रैक्टिकली हैव कम टू एन एंड। इज दैट क्लियर? बट कुछ केसेस में ये आज भी चलता रहता है बाजार में। ओके, हर इंसान तो गूगल पे करता नहीं भाई 100%। हाँ, हो सकता है आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद हिस्ट्री की किताब में आपको पेन स्लिप पढ़ने को मिलेगी, बिकॉज एट दैट टाइम इट वुड हैव बिकम अ हिस्ट्री। समझ गए बच्चों? चलिए, फ्रॉम वेयर एंड हाउ डज द बैंक गेट मनी, ये क्लियरिंग सिस्टम क्या होता है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है या नहीं भी किया, ग्रेजुएशन में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप बीए करेंगे तब भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आप बीकॉम करेंगे तब भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है, वो बहुत बेकार आदमी वाला कोर्स करेंगे उसमें पढ़ना है, महा बेकार आदमी वाला कोर्स करेंगे एमबीए, उसमें पढ़ना है, आईएएम से एमबीए करेंगे उसमें पढ़ना है, बीटेक करेंगे इकोनॉमिक्स को इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के नाम पे वहां पे पढ़ाया जाता है कि भाई इंजीनियर ने कुछ चीज लॉन्च की, बाजार में बिकने लायक है कि नहीं, तो इकोनॉमिक्स उसको भी आनी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स ऐसी चुड़ैल और आत्मा है जो आपका जीवन में कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी। वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा बैंकिंग सिस्टम। क्या पढ़ाया जाएगा? बैंकिंग। एंड यू विल बी टॉट कैसे पैसे का, चेक्स का लेन देन बैंक्स के बीच में चलता है। सुनने और समझने को तैयार है लोग? रेडी एवरीबॉडी? चलिए बच्चों, तो आप यहाँ पे खाली जगह है, आप इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनिएगा। मैं एग्जाम्पल में 2 बैंक्स ले रहा हूं बच्चों। कितने बैंक्स? 2 बैंक्स। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एक कंपनी हुआ करती थी जो घरों के लिए लोन दिया करती थी लोगों को। उन्होंने सोचा कैसे अपना धंधा पानी बढ़ाया जाए, तो उन्होंने एक और दुकान खोल ली अपने बेटे के नाम पे। और क्या नाम रखा उस दुकान का? HDFC बैंक। देयर इज अ पर्सन ए
एंड देयर इज अ पर्सन बी जिनके अकाउंट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है. देयर इज अ पर्सन सी एंड देयर इज अ पर्सन डी जिनके अकाउंट्स कहां पे बच्चों? HDFC में. और इन सारे बैंक्स की कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसके पास है बच्चों? RBI. RBI के पास. वेरी गुड. और RBI के पास 2 गुल्लक है. कितनी गुल्लक है बच्चों? 2 गुल्लक. एक गुल्लक में उन्होंने SBI का पैसा रखा हुआ है और एक गुल्लक में उन्होंने HDFC का पैसा रखा है. सर कितना रखा है? सारा सीक्रेट मेरे से ही जानना चाहते हैं लोग. मान लीजिए SBI के गुल्लक में 200 करोड़ और HDFC की गुल्लक में 400 करोड़. इज दैट क्लियर? मिस्टर ए ने अकाउंट खुलवाया SBI में और बी ने भी अकाउंट खुलवाया. सी और डी ने कहां पे अकाउंट खुलवाया? HDFC में. ए के अकाउंट में 20 लाख रुपए रखे हैं और बी के अकाउंट में 30 लाख. सी के अकाउंट में 10 लाख रखा है और डी के अकाउंट में 6 लाख. इतनी बात सबको समझ में आ गई? मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन किया. सॉरी, मिस्टर ए ने मिस्टर सी के साथ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन किया जहां पे मिस्टर ए को 1 लाख रुपए पे करना है एंड मिस्टर सी को बच्चों 1 लाख रुपए रिसीव करना है. सिमिलरली मिस्टर डी ने मिस्टर बी के साथ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन किया वेयर मिस्टर डी इज सपोज टू पे 2 लाख रुपीज एंड मिस्टर बी इज सपोज टू रिसीव 2 लाख रुपीज. इतना फंडामेंटल लॉजिक क्लियर हो गया सबको? इतना फंडामेंटल लॉजिक क्लियर हो गया सबको? तो Yes, झटपट sir. इतना एग्जांपल नोटिफाई कर. यस सर. तो विद फाइनेंशियल लिटरेसी आपके अदर सब्जेक्ट भी बीच बीच में कवर होते रहते हैं और अदर सब्जेक्ट में भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लिटरेसी आपको मिलेगा ही मिलेगा. बेसिक DNA है बेसिकली. चले आगे भाई. अब क्या मिस्टर बैंक वाले नौकर हैं किसी पर्टिकुलर कस्टमर के बच्चों? नो, बट फैसिलिटेटर तो ही है. तो मिस्टर ए एक चेक काटेंगे 1 लाख रुपए की और किसको दे देंगे? सी को. मिस्टर सी इस चेक को कहां पे जमा कर देंगे? HDFC की ब्रांच के अंदर एक ड्रॉप बॉक्स होता है, उसमें चेक को डाल देंगे. HDFC वाले ये चेक लेकर कहां जाएंगे? SBI के पास और कहेंगे कि तुम्हारे कस्टमर ने हमारे कस्टमर को 1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया है, तो इनके अकाउंट से कृपया करके 1 लाख रुपए निकाल के हमको दे दें. HDFC 1 लाख रुपए कहां पे जमा कर देगा? सी के अकाउंट में. और सी के अकाउंट का बैलेंस जो 10 लाख था ये बढ़ के 11 लाख हो जाएगा. इज दैट क्लियर? तो इसको भी मार्क कर लेते हैं बच्चों. तो मिस्टर ए के अकाउंट से कितना पैसा निकल जाएगा? 1 लाख. और सी के अकाउंट में कितना पैसा आ जाएगा? 1 लाख. तो इसका बैलेंस आफ्टर द ट्रांजैक्शन विल बिकम 11 लाख और इसका बैलेंस आफ्टर द ट्रांजैक्शन विल बिकम 19 lakh. Same would be the case with D and B also. D ने 2 लाख रुपए की चेक किसको दे दी? B को. B इस चेक को लेकर कहां जाएगा बच्चों? SBI के पास. SBI इस चेक को लेकर कहां जाएगा? HDFC बैंक के पास. और HDFC बैंक से बोलेगा भाई तुम्हारे मिस्टर डी ने 2 लाख रुपए हमारे कस्टमर को देने की बात की है, तो कृपया करके उनके अकाउंट से 2 लाख निकाल के हमें दे दो. HDFC वाले डी के अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल के किसको दे देंगे? SBI को. और SBI वो 2 लाख रुपए किसके अकाउंट में जमा कर देगा? बी के अकाउंट में जमा कर देगा. तो मिस्टर बी के अकाउंट का बैलेंस 2 लाख रुपए बढ़ के कितना हो जाएगा बच्चों? 32 लाख. और इनका बैलेंस 2 लाख रुपए घट के कितना हो जाएगा? 4 लाख. अगर कुछ लोगों को बात कम समझ में आ रही है तो मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दें, छट से समझ में आ जाएगा. 2-3 साल बाद में वापस कर दूंगा पैसा आपको, पूरा 2 लाख प्रॉमिस कर रहा था. और सर इंटरेस्ट? अरे वो सिखाने की फीस समझिए. चलिए भाई, समझ में आ गई बात? इतनी समझ में आ गई इतनी बात? चला जाए आगे. बट इतना काम करने में प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि इतना काम कैसे आसान किया जाए. फाइनली मिस्टर सी और डी के अकाउंट में क्या लेन देन हो रहा है? सी के अकाउंट में 1 लाख आएगा और डी के अकाउंट से 2 लाख निकलेगा. इज दैट क्लियर? और ए और बी के अकाउंट में क्या लेन देन हो रहा है? ए के अकाउंट से 1 लाख निकलेगा बच्चों और बी के अकाउंट में 2 लाख आएगा. फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? यस सर. लॉजिक इज क्लियर? तो Yes, बैंक sir. बोलेगा इतनी पंचरबाजी करने से अच्छा है SBI बोलेगा हम मिस्टर ए के अकाउंट से निकालते हैं 1 लाख और किसके अकाउंट में उस पैसे को डाल दें?
बी के अकाउंट में। इज दैट क्लियर? तो ए के अकाउंट से कितना पैसा निकलेगा? 1 लाख, और बी के अकाउंट में कितना जाएगा? 1 लाख। इंटरनली ही काम कर लिया इन्होंने। ए के अकाउंट से तो 1 लाख निकलना था और निकल भी गया, ए का हिसाब किताब सेट है। बी के अकाउंट में कितना पैसा आना था बच्चों? 2 लाख। ए के अकाउंट से कितना आ गया? 1 लाख। बाकी कहां से आएगा? एचडीएफसी से आएगा। ध्यान दीजिएगा, सी के अकाउंट में कितना पैसा आना है बच्चों? 1 लाख। और डी के अकाउंट से निकलना कितना है? 2 लाख। एचडीएफसी कहेगा इतनी पंचायत करने से अच्छा है हम मिस्टर डी के अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल के किसको दे दें? सी को। तो सी के अकाउंट में 1 लाख प्लस हो गया और डी के अकाउंट में 1 लाख माइनस। बट डी के अकाउंट से टोटल निकलना कितना है? 2 लाख। तो अब हम मिस्टर डी के अकाउंट से 1 लाख रुपए और निकालेंगे। इज दैट क्लियर? और ये 1 लाख रुपए अल्टीमेटली किसको दे आएंगे? एसबीआई को। और एसबीआई ये पैसा किसको दे देगा? मिस्टर बी को। बट ये चीज तो बच्चों आपको सिर्फ एक क्लासरूम मॉडल के अंदर पढ़ाई जाती है। रियलिटी में एचडीएफसी वाले निकालेंगे जरूर मिस्टर डी के अकाउंट से पैसा, बट कैश गाड़ी में रखकर एसबीआई के पास जमा नहीं होता। तो सर ये जाता कहां पे है? तो रियलिटी में बच्चों ये वाला 1 लाख रुपए यहां से निकलेगा और चला जाएगा कहां पे? आरबीआई। रियलिटी में बच्चों ये पैसा आरबीआई के पास भी नहीं जाता है। तो सर ज्यादा कहां पे है? एचडीएफसी बैंक आरबीआई को एक इंस्ट्रक्शन देगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, एचडीएफसी बैंक विल गिव एन इंस्ट्रक्शन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या इंस्ट्रक्शन देगा? वो इंस्ट्रक्शन ये देगा कि भाई आप हमारी गुल्लक में से 1 लाख रुपए निकालकर किसको दे दीजिए? एसबीआई को। तो एचडीएफसी की गुल्लक में ये काला वाला 1 लाख रुपए, अब नीला वाला 1 लाख हो गया है, माइनस हो जाएगा और एसबीआई की गुल्लक में प्लस हो जाएगा। एसबीआई अपनी इस गुल्लक से पैसा निकालकर किसको दे देगा? बी को दे देगा। और रियलिटी में तो ढेर सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन दिन भर बैंक में होते हैं। एसबीआई के पास और भी 10 जगह से पैसा आ रहा है, वो रियलिटी में वही वाला पैसा फिजिकली किसको दे देंगे? बी को। और आरबीआई की गुल्लक में उनका पैसा बढ़ जाएगा और जब जरूरत पड़ेगी तो यहां से पैसा निकाल लेंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके पापा शॉप पे बैठे हुए हैं, 100 कस्टमर आए सामान खरीद के गए, 10 सप्लायर आए कह रहे हैं भैया हमारा पैसा। तो जो कस्टमर से पैसा आया पापा ने वही पैसा उनको दे दिया। अगर कम पड़ेगा तो घर से पैसा मंगवा लेंगे, बैंक से पैसा मंगवा लेंगे। बट रियलिटी में बिजनेस में जो दिन भर में पैसा आता है, लेन देन लगभग उसी में पूरा हो जाता है। इन केस शॉर्ट पड़ जाता है, भैया आज कस्टमर कम आए दुकान पे बट सप्लायर तो अपनी पेमेंट मांगने को तैयार है, तो भैया बैंक से पैसा निकालो। तो रियलिटी में अगर आप बैंक की लाइन में लगे हैं, आपने बैंक में पैसे जमा किए, आपके पीछे आई वॉज स्टैंडिंग एंड आई सेड भाई मेरे अकाउंट से 10,000 रुपए निकाल के दे दो। अभी अभी आपने 1 लाख रुपए जमा किया है और आप देख रहे मेरा वाला पैसा तो नहीं दे रहे, बैंक ने उसी में 10,000 गिन के मेरे दे, मेरा पैसा क्यों दे रहे हो? ये तो मेरा, जमा करो पहले। अरे आप जाइए, आपका कैसे जमा हो गया? उसी में तो निकाल के तुमने दे दिया। अरे भैया सिस्टम है, आपका पैसा जमा हो गया, आप घर जाइए। नहीं हम घर नहीं जाएंगे। आप बैंक मैनेजर के पास चले गए, कंप्लेन करने लग गए, देखिए हमने पैसा जमा कराया, हमारे अकाउंट में जमा नहीं, उसमें पैसा निकाल के दे रहे हैं लोग। तो बैंक मैनेजर कहेगा प्रभु चाहते क्या हो, हमारा पैसा पहले जमा करिए। तो बैंक ने आपको बोला है भैया ये टिकट करा लो, रांची चले जाओ। बाकी आप समझदार हैं, समझ में आ गया बच्चों? भाई आपसे पैसा लिया, आपके हिसाब में उसको चढ़ा दिया, आपका जमा हो गया। नहीं नहीं हमारा पैसा आप दे रहे हैं, हम देख रहे हैं आपको यहां से, आप लगता है भूल गए हैं। अरे भैया वहां पैसा अंदर वॉल्ट में पड़ा हुआ है, तो जाइए वहां से निकाले, हमारा क्यों दे रहे हैं? अच्छा भैया वहीं से निकाल लेते हैं। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज अ मिथ। तो रियलिटी में बैंक के पास ढेर सारे पैसे आते रहते हैं, बैंक उसी में से लेन देन करता है। इन टाइम शॉर्ट पड़ गया तो दे गो टू आरबीआई। और ऐसा आज तक इंडिया में किसी बैंक के साथ नहीं हुआ कि दिन भर में जो एक्टिविटीज बैंक में चल रही हैं वहां पैसा शॉर्ट पड़ गया और हमको आरबीआई जाना पड़ गया। वॉल्ट में करोड़ों रुपए उनके पास रिजर्व में रहते हैं। इसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो किसी भी बैंक की ब्रांच में एट अ टाइम 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट बाई चांस सर, मान लीजिए सर बैंक के 90% कस्टमर आ जाए एक दिन बैंक और कहें लाओ हमारा पैसा दे दो, तो फिर तो वही होगा, घर में 2 वॉशरूम और 25 लोगों का पेट खराब हो गया। समझ में? तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। ऐसा क्या प्रैक्टिकली हो सकता है सारे के सारे लोग गाड़ी लेके सड़क पे एक ही टाइम चले आए?
तो गवर्नमेंट इतनी ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं की हुई है। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। आरबीआई नेट 1 लाख रुपए एचडीएफसी की गुल्लक से निकालेगा और एसबीआई की गुल्लक में डाल देगा, और बाकी ये जो लेन देन है ये सिर्फ क्लासरूम मॉडल होता है। रियलिटी में फिजिकल मनी बैंक टू बैंक ट्रांसफर बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? तो इसको बच्चों झटपट अपडेट कर लीजिए। चलो, यस सर। लेट्स प्रोसीड अप फर्दर। सर बर्ड्स आई व्यू ऑफ कमर्शियल बैंक मतलब ड्रोन कैमरे से देखना है? नहीं, आपको ये समझना है कि भाई कमर्शियल बैंक प्रैक्टिकली होता कैसे है। तो पहले तो कमर्शियल बैंक का क्या मतलब है आपको पता है बच्चों? सबसे ऊपर कौन सा बैंक है पूरे इंडिया में सबकी मॉनिटरिंग के लिए? आरबीआई। आरबीआई मल्टीपल टाइप ऑफ बैंकिंग करता है, एक रूरल बैंकिंग और एक अर्बन। रूरल बैंकिंग में इन्होंने हेड किसको बनाया हुआ है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। एंड अंडरनीथ देम 3 तरह के बैंक्स होते हैं: लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, एंड चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। अर्बन एरिया में हमारे पास वो बैंक्स होते हैं जहां पे हमारे और आपके जैसे लोग पैसा जमा कराते हैं। वी हैव बैंक्स जहां पे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज ही अपने पैसे का लेन देन करेंगे। ये बैंक्स हमारे आपको सर्विस नहीं देते। सम बैंक्स आर देयर, ये सिर्फ एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स की सेवाएं करते हैं। उन्हीं को पैसा लेंड करेंगे कि भाई आपको कुछ इंपोर्ट करना है तो हमसे उधार ले लो, एक्सपोर्ट करना है इंडिया से तो हमसे उधार लेकर खरीद के बेच दो। These type of banks and many others like these children are called as commercial banks only. Industrial बैंक भी एक तरह का कमर्शियल बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी एक तरह का कमर्शियल बैंक है। इनको कमर्शियल बैंक बोला क्यों जाता है? बिकॉज देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक व्हाट? प्रॉफिट। आरबीआई इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग बॉडी, ऐसा किताब में लिखा है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। खोपड़े में बात गई, इनको भी प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। बेसिकली चलेंगे कैसे बिना प्रॉफिट के? तो सोशियोलॉजी की क्लास में, इकोनॉमिक्स की क्लास में बोल सकते हैं आरबीआई इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी, बट फाइनेंस की क्लास में कभी नहीं बोल सकते दैट एनीबॉडी इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी। इवन योर पेरेंट्स आर प्रॉफिट मेकिंग बॉडीज। क्यों आपको पढ़ा लिखा रहे हैं? ताकि भाई आप जीवन में बहुत अच्छा करें, आईएएस बने, सीए बने, डॉक्टर बने, कंपाउंडर और नर्स न बन जाए, तो उनका भी नाम हो, उनका नाम ही प्रॉफिट है। उनका भी सोसाइटी में भाई शर्मा जी का लड़का आईएएस बन गया, गुप्ता जी की बिटिया सीए बन गई 5 अटेम्प्ट में। अब सर ये आपको 5 अटेम्प्ट बोलना जरूरी था? हाँ, मेहनती टाइप की है ना, समझ में आ गया? तो जिस घर में जाएगी घर वालों को स्वर्ग का एहसास देगी। समझ में आ गई बात भाई? समझ में आ गई बात? तो कमर्शियल बैंक का बेसिकली काम क्या होता है भाई? ढेर सारे लोगों के अकाउंट वगैरह खोलते हैं, लोग यहाँ पे अपना पैसा जमा करते हैं, इन टाइम्स ऑफ नीड इनको पैसा मिल जाता है। तो कमर्शियल बैंक का ज्ञान हम अगले लेक्चर में लेंगे बच्चों।